गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, शर्मिंदा तो यहाँ सिर्फ बेकसूर होते हैं। हमारे देश में पत्नियों के द्वारा अपने पति और ससुराल के विरुद्ध मुकदमे करने का चलन 40 साल पहले तब शुरू हुआ जब 1983 में धारा 498A आईपीसी लागू हुई। तब से अब तक इसी क्रम में होने वाले झूठे मुकदमों की संख्या में जिस प्रकार लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, उसके बाद अब कानूनी प्रक्रिया में संशोधन करके झूठे वैवाहिक मुकदमों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे संशोधन में यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि चंद वास्तविक पीड़िताओं को भी कचहरी में अधिक धक्के खाए बिना त्वरित न्याय अर्थात स्पीडी जस्टिस मिल सके। लेकिन किसी पति को झूठा फंसाए जाने के कारण और उसका और उसके परिजनों का जीवन भी बर्बाद ना हो, और इस कारण से किसी निर्दोष पति को आत्महत्या के लिए भी मजबूर न होना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि झूठे वैवाहिक मुकदमों के समाधान पर चर्चा करूंगा, तो आज का यह वीडियो उसी निमित्त है। हालांकि मैं देश में कानून बनाने और लागू करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, किंतु राष्ट्र का नागरिक होने के नाते और अपने इस विषय पर लंबे अनुभव के कारण अपना सुझाव रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ मेरा संवैधानिक अधिकार भी है। मैं इस विषय पर तन्मयता से काम कर रहा हूं, परंतु कानून के निर्माताओं और व्यवस्था लागू करने वालों तक मेरे वीडियो के माध्यम से मेरा यह सुझाव पहुंच पाए, यह आपके हाथ में है, जो आपके लाइक, कमेंट और शेयर पर निर्भर है। इसी विषय पर यह वीडियो काफ़ी रोचक और बहुत खास रहने वाला है, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। गत 9 दिसंबर को घटित हुई अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद जब तक वह खबर चर्चा में रही, तब तक दिसंबर और जनवरी में अलग अलग राज्यों के दूर दराज से भी पतियों द्वारा आत्महत्याओं की खबरें रोजाना सामने आ रही थी, और तब यह एक बड़ी चर्चा का विषय बना। तो मुझे ये बात कचोटने लगी कि इतना ज्वलंत होने के बाद भी क्या देश के लिए यह मुद्दा इतना गंभीर नहीं है कि इस पर कोई PIL सुनने में नहीं आ रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर प्रमुखता से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। देश में विपक्ष द्वारा उठाए जाने के हिसाब से भी यह वोट में लाभ देने योग्य मुद्दा नहीं है। वो मोमबत्ती गैंग वाले जो किसी एक निर्दोष महिला की मृत्यु पर अपनी मोमबत्तियों से तारे जमीन पर ले आते हैं, उनके लिए भी इतने सारे निर्दोष पुरुषों का जान देना एक संवेदनहीन मुद्दा है। तब उन दिनों यही सब सोचते हुए मन में विचार आया कि जब मैं यह पीड़ा 27 साल से झेल रहा हूं और मैंने ही आज तक आवाज नहीं उठाई, तो किसी अन्य से उम्मीद करना तो बिल्कुल उचित नहीं है। मन में विश्वास जगाया कि मैं अकेला भले ही कोई क्रांति नहीं ला सकता, लेकिन इस दिशा में सकारात्मक शुरुआत तो कर ही सकता हूं। यही सब सोचकर मैं 29 दिसंबर से इस विषय पर अभी तो सिर्फ यहाँ आपके साथ लगातार अपने वीडियो ही साझा कर रहा हूँ, आगे और बहुत कुछ करना बाकी है। एक पत्नी को बहुत ही सरलता से न्यायालय में पति से असीमित अवधि के लिए मिलने वाला असीमित भरण पोषण या एक हैंडसम वन टाइम एलिमनी मिलने की उम्मीद ही फर्जी मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस अर्थात झूठे वैवाहिक मुकदमे करने के लिए आकर्षित करते हैं, अर्थात बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। किंतु मुकदमे करने वाली पत्नियों में 5-7% वास्तविक पीड़िताएं भी होती हैं। ऐसी वास्तविक पीड़िताओं के हित को सुरक्षित रखते हुए सिर्फ झूठे मुकदमों पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाए, उस समाधान को जानने के लिए पहले जानना होगा कि पत्नियों द्वारा पति के विरुद्ध कौन कौन से मुकदमे किए जाते हैं और उनकी प्रक्रिया और एक तयशुदा चरण के अनुसार उनमें क्या क्या होता है। पत्नियों द्वारा कानूनी सलाह लेकर साधारणतः एक साथ ही 3 प्रकार के मुकदमे किए जाते हैं, जिसको मोटी भाषा में कुछ लोग डिवोर्स पैकेज भी कहते हैं। एक पहला मुकदमा जिसको हम 498A आईपीसी के नाम से जानते हैं, जो अब 85 BNS हो चुका है, अर्थात उत्पीड़न का मुकदमा, जो पूरी तरह क्रिमिनल केस होता है। इसमें FIR भी की जा सकती है और कंप्लेंट केस भी किया जाता है। इसमें पत्नी द्वारा आरोपी बनाए गए सभी ससुरालियों को जमानत भी करानी होती है और दोष सिद्ध होने पर सजा का भी प्रावधान है। इस धारा के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन 2014 में ऐसे मामलों में FIR होते ही तुरंत गिरफ्तारी किए जाने पर रोक लगा दी थी। तो अब पत्नियों द्वारा प्रयास किया जाता है कि 498A के साथ 307 आईपीसी या 377 आईपीसी भी लगा दी जाए, जिससे कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। किंतु सभी केसों में ऐसा सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। पत्नियों द्वारा एक दूसरा मुकदमा 125 CRPC के अंतर्गत किया जाता है, जो अब 144 BNS हो चुका है। इसमें पत्नी पति से मासिक भरण पोषण दिलाए जाने का प्रार्थना पत्र देती है। इस मुकदमे में प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीडिंग से की जाती है, लेकिन इसमें आदेशित भरण पोषण की वसूली क्रिमिनल प्रोसीजर से की जाती है तथा आदेशित भरण पोषण अदा नहीं किए जाने की स्थिति में पति को जेल भी जाना पड़ सकता है।
और पत्नियों द्वारा तीसरा मुकदमा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया जाता है। यह भी मुकदमा सिविल प्रोसीडिंग में चलाया जाता है। इसमें पत्नी अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करती है और मासिक भरण पोषण दिलाए जाने का प्रावधान पत्र देती है। अधिकांशतः पत्नियों द्वारा यह तीनों मुकदमे ही किए जाते हैं और स्वयं को पति और ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की एक कहानी समान रूप से तीनों मुकदमों में ही शब्द दर शब्द दोहराती है, जिससे कि 498A के मुकदमे में प्रताड़ना के अपराध में आरोपियों को सजा कराने और बाकी 2 मुकदमों में उस प्रताड़ना को अपने अलग रहने का एक उचित कारण बताते हुए मासिक भरण पोषण की मांग कर रही होती है। यह 3 मुकदमे करने के उपरांत भी पत्नी को आमतौर पर डिवोर्स का केस फाइल करने की सलाह नहीं दी जाती है, भले डिवोर्स पैकेज कह देते हैं, जिससे कि अलग रहना या अलग होना उसकी मजबूरी ही दिखे, उसकी इच्छा या खुशी न दिखे। और कभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने पर भी डिवोर्स की इच्छा नहीं होना बताकर वो डिवोर्स के लिए अधिक धनराशि वसूल सके या प्राप्त कर सके। जब 498A, 125 और घरेलू हिंसा के तीनों मुकदमे पति पर हो जाते हैं तो उसको भी कानूनी मशवरे की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं सारी धाराएं अभी वही IPC और CRPC की पुरानी धाराएं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कहने और समझने में पुराने ही धाराएं का चलन चल रहा है। तो जब पति कानूनी मशवरा लेता है तो उसको आमतौर पर उसकी मंशा के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 या सेक्शन 13 में से कोई एक का दावा करने की सलाह दे दी जाती है, जिससे कि उसको भी तसल्ली मिलती है कि हाँ उसने भी कोई स्टेप ले लिया है। इनमें सेक्शन 9 में तो पति पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार जो है उस अधिकार की मांग करता है पति, जिससे कि वो माननीय न्यायालयों को बता या जता सके कि वो पत्नी के साथ रहना चाहता है, अलग नहीं होना चाहता, बल्कि पत्नी ही अनुचित कारणों से उसका घर छुड़ाई है। इसके अतिरिक्त कुछ पति दूसरा विकल्प चुनते हुए सेक्शन 13 में कानूनी आधार बताते हुए सीधे सीधे पत्नी से तलाक की मांग, डिवोर्स की मांग करते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट पर ही बात करूँगा, क्योंकि जो लोग हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू पर्सनल लॉ में के अंतर्गत नहीं आते, वहाँ पुरुषों के प्रति इतनी कठोरता नहीं हो पाती। वहाँ पर बिरादरी और समाज बैठकर आपस में मामला निपटा लेते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो नहीं आते उन पतियों को इन मुकदमों के कारण कभी आत्महत्या करने की आवश्यकता देखने में नहीं आती। तो हिंदुओं में क्योंकि स्वयं में अपनी बुद्धि बहुत अधिक होने के कारण वो समाज और बिरादरी को ठेंगे पर रखते हैं, फिर भले चाहे उन्हें सालों साल या पूरे जीवन बेशर्म होकर कचहरी में मुजराही मतलब नाचने ही क्यों ना पड़े। हालांकि सालों साल या जीवन भर वाली बात सिर्फ पत्नी पर ही लागू होती है, क्योंकि मुकदमे कई दशकों तक तभी चल पाते हैं जब पत्नी ऐसा चाहती है। यदि पत्नी मुकदमेबाजी को जल्दी से कंप्लीट या फिनिश करना चाहे तो पति की मजाल नहीं कि वो दशकों तक क्या 1 दशक तक भी मुकदमों को लंबित रख सके या लड़ता रह सके। ऐसा किसी संवैधानिक या विधिक कारणों से नहीं है, बल्कि पत्नियों के प्रति अति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण माननीय न्यायालयों के समक्ष ऐसी शक्तियां सिर्फ पत्नी को ही प्राप्त हैं कि वह जिले की कचहरी में मुकदमों को स्वेच्छा से कितने भी दशकों तक लंबित रख सके या निडर होकर झूठी ग्राउंड्स पर नित्य नए नए मुकदमे करती रह सके। मेरी 5 मार्च और 31 मार्च की वीडियो यदि आपने नहीं देखी हो तो जाकर आप देख सकते हैं, ये उसमें यह सब बात उदाहरणों सहित साबित है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मान लो कि पति और पत्नी दोनों अलग जिले में रहते हैं और पति हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 या सेक्शन 13 का जो केस करता है वह स्वाभाविकतः अपने जिले में ही करता है, जो अधिकांशतः क्षेत्राधिकार होता भी है। जब पत्नी पति के उस किए हुए मुकदमे में उपस्थित होती है तो उस केस में एक एप्लीकेशन सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत देती है, जिसमें वो उक्त मुकदमा जो भी सेक्शन 9 या सेक्शन 13 का मुकदमा है, उक्त मुकदमे को लड़ने के लिए अधिवक्ता की फीस और मुकदमे लड़ने के अन्य खर्च की मांग करती है। महिला के लिए एक शहर से दूसरे शहर में अकेले आना संभव नहीं होता, इसलिए वो उस शहर में आने जाने के लिए 2 व्यक्तियों के आने जाने के किराए की मांग करती है। और 2 व्यक्ति जब दूसरे शहर में आते हैं तो वहाँ पर जो भी भोजन या जलपान करते हैं वह उसकी मांग करती है। इसके अतिरिक्त भी उस मुकदमे को चलते रहने के दौरान वह अंतरिम रूप से मासिक भरण पोषण दिलाए जाने की भी मांग करती है। और पत्नी की सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की इस एप्लीकेशन पर प्राथमिकता से सुनवाई होती है और फिर उस पति को पत्नी के उपरोक्त सभी तरह का भुगतान किए जाने का आदेश होता है। जो भी तय राशि आदेशित होती है वह पति जब पत्नी को अदा करना शुरू करता है तो ही वह अपने एकलौते वाद
सेक्शन 9 या सेक्शन 13 का जो भी है उस पर वो सुनवाई शुरू करा पाता है। अधिकतर सभी मामलों में यह सब प्रक्रिया चलती है। इस तरह पत्नी द्वारा एक प्रकार से 3 अलग अलग न्यायालयों में मासिक भरण पोषण की मांग की जाती है और तीनों में शब्द दर शब्द बिल्कुल वही कहानी बताई जाती है जो 498A वाले क्रिमिनल केस में बताई गई होती है। यदि पत्नी के साथ उसका कोई नाबालिग बच्चा या नाबालिग बच्चे हैं तो अपने साथ साथ उनके लिए भी भरण पोषण की मांग करती है। तीनों न्यायालयों में से जिस भी माननीय न्यायालय द्वारा मासिक भरण पोषण का आदेश होता है तो उसकी अदायगी की बाध्यता पति पर आ जाती है और उक्त राशि अदा नहीं करने की स्थिति में तीनों में जो भी अलग अलग प्रक्रिया होती है उसके अनुसार एग्जीक्यूशन का प्रार्थना पत्र देकर पत्नी पति पर कुर्की या गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई करा सकती है। जब किन्हीं 2 न्यायालयों या तीनों न्यायालयों द्वारा स्थायी अथवा अंतरिम मासिक भरण पोषण का आदेश पारित किया जा चुका है तो दोनों या तीनों में से जिस माननीय न्यायालय द्वारा भरण पोषण में सबसे अधिक राशि दिलाने का आदेश किया गया होता है तो उतनी राशि ही पति को अदा करनी होती है। अर्थात सभी न्यायालयों में समान कहानी बताए जाने पर भी उस माननीय न्यायालय का आदेश अधिक न्यायपूर्ण माना जाएगा जिसने सबसे अधिक भरण पोषण दिए जाने का आदेश किया हो, भले ही वह आदेश करने वाले माननीय द्वारा उक्त आदेश लीस्ट एक्सपीरियंस के साथ अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान घरेलू हिंसा के मामले में सुनवाई के बाद किया हो और कम राशि वाला आदेश 28-30 वर्ष के न्यायिक अनुभव के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे माननीय परिवार न्यायाधीश द्वारा फरमाया गया हो, फिर भी उचित और न्यायपूर्ण तथा पति पर लागू होने योग्य आदेश वह है जो सबसे बड़ी राशि का है। इस प्रकार सिर्फ भरण पोषण तय करने के लिए ही 3 माननीय न्यायालयों का समय व्यर्थ किया जाता है। इसके अतिरिक्त भरण पोषण के मुख्य वाद 125 CRPC के आदेश को आगे चलकर संशोधित करने के लिए पति अथवा पत्नी की ओर से स्थितियों में परिवर्तन हो जाने का हवाला देते हुए कभी भी भरण पोषण को बढ़ाए या घटाए जाने के लिए 127 CRPC का मुकदमा किया जा सकता है। अर्थात भले साथ रहो ना रहो, भले एक दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन नए नए मुकदमे करते रहने और लड़ते रहने का विकल्प सदैव के लिए खुला है। इस पूरी प्रक्रिया में किए जा सकने योग्य संशोधनों पर देश की संसद और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार कर लिया जाए तो लाखों परिवार कचहरी में दशकों तक धक्के खाते रहने से बचेंगे और हजारों निर्दोष पति आत्महत्या करने से बच जाएंगे। साथ ही वास्तविक पीड़िताओं को भी कचहरी में ज़्यादा धक्के खाए बिना तुरंत न्याय और राहत मिलेगी। किंतु अब वीडियो अधिक लंबा हो जाने के कारण इस समस्या के निवारण हेतु किए जाने योग्य संशोधनों पर मैंने अगले वीडियो में चर्चा की है, जो वीडियो जीने का हक सभी को भाग 3 के नाम से इस वीडियो के साथ ही अपलोड कर दिया है और वह वीडियो भी अभी देखा जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था में किए जा सकने योग्य संशोधनों पर मेरे सुझाव सक्षम माननीयों तक पहुंच सकें, उसके लिए आपसे अपेक्षा है कि मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।